अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज भी खेलों के हवाले से अगर बात करें तो बहुत कुछ सामने आया। कौमी टीम के हवाले से बात करें तो इंग्लैंड में डेरे डाल लिए काफ़ी अरसे बाद कौमी टीम ने आज प्रैक्टिस की एक साथ। दूसरी जानिब बात करें पाकिस्तान में 6 प्लेयर्स की उनके कोरोना टेस्ट हुए और रिज़ल्ट मनफी आए। फ़ुटबॉल के हवाले से भी काफ़ी कुछ सामने आया और फुटबॉल फेडरेशन पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन का एक मुस्बत इकदाम सामने आया कि लॉकडाउन से मुतासिर प्लेयर की वो इमदाद करने के लिए कदम उन्होंने आगे बढ़ाया। इन तमाम तर मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की जानिब। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर खालिद वजीर 84 साल की उम्र में इस जहाने फानी से कूच कर गए। उन्होंने 1954 में 2 टेस्ट खेले थे। दौरा इंग्लैंड में पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड में शामिल 20 क्रिकेटर्स और 12 मैनेजमेंट अराकीन के होने वाले कोविड-19 टेस्ट के नताइज मनफी आ गए। दूसरी जानिब मोहम्मद हफीज समेत 6 कौमी क्रिकेटर्स के कोरोना टेस्ट दूसरी बार मनफी आ गए। कौमी टीम ने बरतानिया में डेरे डाल लिए। तवील अरसे बाद खिलाड़ियों ने एक साथ बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की। आईसीसी ने 2020-21 के लिए एलीट एम्पायर्स के पैनल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के मायनाज अंपायर अलीम डार 12 रुकनी पैनल में जगह बनाने में फिर कामयाब रहे। टेस्ट मैच तो तमाशाइयों के बगैर हो सकते हैं, लेकिन वनडे और T20 क्रिकेट का असल हुस्न ही तमाशाई हैं। साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी, कामरान अकमल उमर अकमल के दिफा में एक बार फिर सामने आ गए। टीम मैनेजमेंट को उमर अकमल के साथ भी शाहिद अफरीदी और शेब अख्तर की तरह नर्म रवैया इख्तियार करना चाहिए था। कामरान अकमल, श्रीलंका ने 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया को फरोख्त किए जाने के इल्जामात की तहकीकात का हुक्म दिया है। वजीर खेल सेक्रेटरी रिवान चंद्र, जो रूट वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट से दस्तबरदार, बेन स्टोक्स कप्तानी के फराइज अंजाम देंगे। कोरोना के सबब एक और इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज मुलतवी। अगस्त में शेड्यूल जिम्बाब्वे का दौरा ऑस्ट्रेलिया मुलतवी कर दिया गया। और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का बड़ा इक़दाम। कोरोना और लॉकडाउन से मुतासरा फुटबॉलर्स की इमदाद के लिए PFF मैदान में आ गई। फीफा से आने वाली ग्रांट को खेल और खिलाड़ियों पर खर्च करने की मंसूबा बंदी शुरू कर दी गई। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी मुनीज़े ज़ेनली का ऐलान। ये आपने टॉप स्टोरीज़ देखी क्रिकेट के साथ साथ, जैसे कि हमने कल भी फुटबॉल के हवाले से बातचीत की थी और आज भी फुटबॉल की एक बड़ी स्टोरी सामने आई है, जैसे कि हेडलाइन में आपने देखा। तो इसी पर क्रिकेट पर भी बात करेंगे और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए, माहिराना तबसरा करते हैं और काफ़ी स्पोर्ट्स की अगर बात करें, स्पोर्ट्स की सहाफ़त की बात करें, काफ़ी बड़ा नाम है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं और शोज़ भी करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ असगर अजीम साहब की। असगर अजीम साहब, वेलकम करेंगे आप। थैंक यू सर। बिल्कुल, असगर अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनको भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। लेकिन इस वक्त एक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का बड़ा नाम, नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन हमजा खान ने हमें ज्वाइन किया है। हमजा खान साहब, वेलकम करूंगा आपको शो में। अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू। जी हमजा खान साहब, यही जिस तरह आप लोग इक़दाम कर रहे हैं, फीफा ने आपको फ़ंड दिया, उसके बाद आप लोगों ने फैसला किया कि लॉकडाउन से मुतासिरा और कोरोना वायरस से मुतासिरा जो खिलाड़ी हैं उनकी इमदाद करेंगे, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जी बिल्कुल मोहसिन, जैसा आपने राइटली बोला कि हम इवन लॉकडाउन के बाद जब ये फीफा के अनाउंसमेंट, सॉलिडारिटी फंड के अनाउंसमेंट से पहले भी हम जो है इस पे एक काम कर रहे थे कि हम फिगर आउट करें कि जो भी प्लेयर है पास्ट में करंट जो कोरोना वायरस की वजह से ये जनरली उनकी जो माली हालात है या जनरल हालात है वो अफेक्ट हुए हैं और फाइनेंशियली उनको सपोर्ट चाहिए, तो हम किस तरीके से उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उसके बाद आपने सुना जैसे कि फीफा ने भी अनाउंस किया, उसकी डिटेल्स अभी हमारे पास नहीं आई है। जब तक डिटेल्स नहीं आएंगी तो उस पर मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता, बट दैट विल हेल्प कि हम आगे उस फंड को उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें और इंशाल्लाह फिर फुटबॉलर्स की सपोर्ट कर सकें। बिल्कुल। अच्छा, आपकी प्लेयर से भी मुलाकात हुई है, ऑनलाइन मुलाकात, उस हवाले से भी अगर आप बताना चाहें। जी बिल्कुल, आज हमारी कॉल थी, जो हमारी नेशनल विमेंस एंड मेंस टीम है, अलग अलग हमने कॉल्स की। इस कॉल की वजह सिंपल ये थी कि जी हम कनेक्ट करें इन प्लेयर्स के साथ, इनके मसले मसाइल पूछें कि इस वक्त वो किस तरीके से अपने आप डील कर रहे हैं कोरोना की वजह से, और जनरली भी एक गुफ्तगू करना चाहते थे कि फुटबॉल एक हम एज ए ग्रुप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आई थिंक इन स्टेक होल्डर्स में सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए और फेडरेशन के लिए जो है वो फुटबॉल प्लेयर्स बनते हैं, तो इनकी आवाज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो उस सिलसिले में हमने फिर ये कॉल ऑर्गेनाइज की।
सही। अच्छा हमजा, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगा और फुटबॉल के हालात पर अगर कुछ बात करें पाकिस्तान में, तो अभी तक कहा ही जा रहा है धड़ेबंदी बनी हुई है, आपसी चपकलिशें हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? सॉरी, मैंने आपका सवाल सही तरह मैं कह रहा हूँ कि फुटबॉल की मौजूदा अगर बात करूँ आपसे फुटबॉल के हालात में पाकिस्तान की, तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि अभी तक धड़ेबंदी बनी हुई है, आपसी चपकलिशें हैं, तो इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? कब तक मामला बेहतर होंगे पाकिस्तान में फुटबॉल के? जी, उसे देखिए, ऑब्वियसली जैसा आपने बोला कि फुटबॉल पिछले 5-6 साल में और उससे पहले भी अनफॉर्चुनेटली उस लेवल पे नहीं खेला गया पाकिस्तान में या डेवलप किया गया जिस लेवल पे हम चाहते जो है वो फुटबॉल डेवलप हो। तो ये तो कोई किसी से छुपी वाली बात नहीं है और मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि ये किसकी गलती है या किस वजह से ये हुआ, बट एंड ऑफ द डे इम्पोर्टेंट चीज ये कि वो स्पोर्ट ने सफर किया और जो टैलेंट आपका पाकिस्तान में है, जो सिर्फ क्रिकेट में नहीं आपने देखा है और स्पोर्ट्स में भी और फुटबॉल में फॉर श्योर है, वो टैलेंट ने सफर किया। बहुत ऐसे प्लेयर्स आए जिनके करियर खत्म हो गए इन पिछले सालों में क्योंकि उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो ये चीज को चेंज करना कोई एक जादू की छड़ी मेरे पास नहीं है, ना किसी के पास है कि हम आए और हम कुछ उसको हिलाएं और उसकी वजह से हर चीज एक दिन में चेंज हो जाए। ये एक सिस्टमैटिक चेंज जो है वो उसकी जरूरत होती है और इसमें टाइम लगता है। ऑब्वियसली आपको पता है कि फुटबॉल तो पहले इस वक्त इतनी एक्टिविटी हो नहीं रही थी, तो हमारा सबसे पहले एम ये था कि हम फुटबॉल फ्रंट पे एक्टिविटी वापस स्टार्ट करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अल्लाह का करना था कि अभी ये कोविड कोरोना की वजह से हर चीज स्टॉप हो गई। इंशाल्लाह जैसे ही ये थोड़ा सा रिजॉल्व होता है और वापस से हम लोग नॉर्मलसी की तरफ आते हैं तो इंशाल्लाह हम लोग उसको वापस रिज्यूम करेंगे। ठीक है हमजा, असगर अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो कुछ आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा। क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। हमजा, असल तो जो आपका काम था, ज़ाहिर है जादू की छड़ी तो आपके पास नहीं है, लेकिन आप जादू की छड़ी के लिए तो आए भी नहीं है। आप तो इंतखाबात कराने के लिए आए थे, इंतखाबात तो हो नहीं रहे। अभी सबसे अच्छा मौका है कि आपकी जो अदर एक्टिविटीज़ वो तो नहीं है, पूरा फोकस इंतखाबात पर करके क्यों नहीं इंतखाबात करा देते? अजय साहब, बिल्कुल बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ जो है वो इलेक्शन कराना नहीं था, हमारे मैंडेट में डेली एक्टिविटी फुटबॉल की मैनेज करना और फुटबॉल को वापस ट्रैक में लाना भी था। तो ये दो एस्पेक्ट्स थे। बिल्कुल आपने जैसे बोला कि हम शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं, इसलिए हम लोगों को भी यही समझाते हैं कि कोशिश करते हैं कि जी हम यहाँ कोई लॉन्ग टर्म चेंज लाने के लिए ऑब्वियसली उसमें टाइम की जरूरत होती है। हमारा एक मैंडेट है जो हमें इलेक्शन कराना है और उस फ्रंट पे अगर साहब थोड़ा सा डिले बिकॉज ऑफ कोरोना जो पूरी दुनिया में फैला है उसकी वजह से भी था। आप स्क्रूटनी कराना, क्लब से डेटा लेना, मतलब जब मुल्क पूरा ही लॉकडाउन की तरफ है आप वो चीजें भी डिले हो जाती हैं। तो वो उसकी वजह से जो डिले हुआ, जो फीफा और एएफसी को क्लियरली पता था और वो फॉलो कर रहे थे, उसकी वजह से उन्होंने हमें एक्सटेंशन दी टिल दिसंबर। और इंशाल्लाह आप दुआ करें कि अगर ये थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाती हैं तो हम इन टाइम पर इलेक्शन करा दें, जो भी नहीं फिर आने वाली फेडरेशन है फिर हम उनको पास ऑन कर सकें। आज जो आपने ऑनलाइन खिलाड़ियों से बातें की, उनको आपने एक जगह जमा किया, अच्छा स्टेप था ये, बट खिलाड़ियों ने बड़े शिकवे भी तो किए इसमें। पॉजिटिव तो सारी बातें नहीं थी आज। सॉरी अजीज साहब, की आवाज कट रही थी, आप फिर से सवाल पूछिए। मैं कहना चाह रहा था कि जो आपने आज खिलाड़ियों से ऑनलाइन गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू में सब अच्छा तो नहीं था। खिलाड़ियों ने तो बहुत सारे शिकवे किए हैं, बहुत सी ऐसी बातें की हैं जो मैं समझता हूं कि उसको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अजय साहब, बिल्कुल शिकवे तो होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन बना और एकदम फुटबॉल सारी बेहतर हो गई। ऑब्वियसली हम भी सीख रहे हैं और हम भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी हम बहुत दूर हैं जो फुटबॉल जिस लेवल पे होनी चाहिए। तो इन खिलाड़ी या अगर उनकी कोई सवाल है या उनकी कोई ग्रीवेंसेज है तो बिल्कुल बरहक है, उनका राइट बनता है कि वो रेज करें और हम फेडरेशन का राइट बनता है कि हम उनको सॉल्व कर सकें जिस हद तक के हम सॉल्व कर सकते हैं। बट सोल्यूशन एक दिन का सोल्यूशन नहीं होता कि आपने, जैसे मैंने आपको अर्लियर बोला कि हम बस एक कुछ भी जो है वो 1 मिनट में चेंज करते हैं, 1 दिन में चेंज करते हैं, 1 हफ्ते में चेंज करें। ये चीजें सिस्टमैटिकली चेंज करनी जरूरी होती है। तो अब खिलाड़ियों को कॉल पे लेने का मकसद ही ये था कि हम उनको एक अपॉर्चुनिटी दें कि आप हमारे साथ रेस करें इश्यूज, आप हमें बताएं क्या इश्यूज है, क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं, आपके पर्सपेक्टिव से हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो ये तो कॉल का पर्पज ये था। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमजा खान साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया जी स्पोर्ट्स में, और उम्मीद करते हैं कि फ़ुटबॉल के जो पाकिस्तान में हालात हैं वो जल्द बेहतर होंगे, इंतखाबात भी जल्द होंगे और खिलाड़ियों के शिकवे शिकायत भी दूर हो सकेगी। इस वक्त हमें एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया है जिनका ताल्लुक़ क्रिकेट से है, साबिक टेस्ट क्रिकेटर की मैं बात कर रहा हूँ और क्वालिफाइड कोच भी हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अतीक़ उज़्ज़मा की। अतीक़ उज़्ज़मा, आपको वेलकम करूँगा शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
अल्लाह करम, मैं बिल्कुल ठीक। अदीक हमारे साथ असगर भाई भी स्टूडियो में मौजूद हैं। दौरा इंग्लैंड के हवाले से आजकल बातचीत चल रही है, तो असगर अजीम साहब कैसा देख रहे हैं दौरा इंग्लैंड को? आज पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने वहाँ पे तैयारियाँ भी शुरू कर दी हैं। मोहसिन, बहुत खुशी हुई कि तवील अरसे के बाद पाकिस्तान प्लेयर एक साथ ग्राउंड में नजर आए। बिल्कुल, जो खदशात थे कि खुदा न करे 2-4 पॉजिटिव टेस्ट अगर आ जाते तो फिर एक मजीद झटका पाकिस्तान को लगता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टेस्ट नेगेटिव आए और न सिर्फ प्लेयर्स के बल्कि मैनेजमेंट के भी। और टीम ने आज ग्राउंड में वार्म अप हुए, मैचेस उन्होंने प्रैक्टिस की, बैटिंग की भी, बॉलिंग की भी, तो अच्छा साइन है। और देखते हैं कि असल इम्तहान तो 5 अगस्त से शुरू होगा। बिल्कुल, उससे पहले जो यूनुस ने बयान दिया है, मैं समझता हूँ कि अभी तो टीम ने उस पर भी मैं बात करूँगा। पहले अतीकुज़्ज़मा साहब भी ओवरऑल अगर इंग्लैंड के टूर के हवाले से बात करें, अतीकुज़्ज़मा साहब आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप ट्वीट भी करते रहते हैं मुख्तलिफ सिलेक्शन पर, कोच भी रहे हैं आप, तो क्या देखते हैं? मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि दौरा इंग्लैंड के हवाले से जो पाकिस्तान टीम का स्क्वाड है उसको आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से इससे बेहतर स्क्वाड पाकिस्तान का सेलेक्ट नहीं हो सकता था। अच्छा, जितने भी टॉप परफॉर्मर हैं पाकिस्तान के और जितने भी करंट प्लेयर हैं जो फॉर्म में हैं, वो तकरीबन सारे प्लेयरों को सिलेक्ट किया इन्होंने। तो ऑब्वियसली 29 लड़कों का स्क्वाड है, तो इतना ही एक पूल होता है पाकिस्तान में जो फर्स्ट क्लास में भी परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं और जो करंट पाकिस्तान टीम में भी परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। मेरे हिसाब से स्क्वाड बड़ा मजबूत है और बड़ा बैलेंस है। और दुआ करता हूँ कि जो जितने लड़के जिनको पॉजिटिव टेस्ट है, अभी भी जिनके पॉजिटिव हैं, वो जल्दी रिकवर हों, ताकि वो भी अगर दौरे पे जा सकें तो जाएं, अगर नहीं जा सकते तो उनके लिए बेस्ट विशेस है। मगर ये है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टूर है पाकिस्तान का, बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत वर्ल्ड क्रिकेट के लिए इम्पोर्टेंट टूर है, क्योंकि क्रिकेट जो है कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में क्रिकेट का तो नहीं, सारे स्पोर्ट्स का हाल बुरा हुआ है। तो फुटबॉल अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लैंड में शुरू हुई है, बड़े सक्सेसफुल तरीके से उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया है यहाँ पे। और क्रिकेट को भी इसी तरह होप करता हूँ कि ईसीबी मैनेज करेगा और जितनी भी इनकी एनजीबी है, नेशनल गवर्निंग बॉडी जो है, वो अच्छे तरीके से मैनेज करेंगी और पाकिस्तान को एक बहुत ही अच्छी सीरीज खेलने को मिलेगी। अच्छा अतीकुज़्ज़मा, हमारा जो बॉलिंग स्क्वाड है वो काफ़ी यंग है, तो वहाँ की कंडीशंस कैसी होंगी? क्योंकि अगस्त में ये सीरीज़ स्टार्ट होनी है, तो किस तरह फेवर करेगी पिचेस? देखें, पिचेस बॉलर की फेवर करती हैं अगस्त में, क्योंकि यहाँ पे जो मेन जो एक्सट्रीम जो हॉट वेदर होता है, जो समर होता है, वो जून जुलाई में होता है। तो अभी जो वेदर, खैर इस वीक तो काफ़ी चेंज हो गया है, काफ़ी बादल और बारिश का वेदर हुआ है। मगर पिछले जो वीक थे, जब से लॉकडाउन में कई कंट्री गई थी, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेदर था, क्रिकेट के लिए बेस्ट वेदर था, गर्मी थी और बहुत अच्छी कंडीशन थी बैट्समैन के लिए। मगर अगस्त में ये होता है कि जाके दोबारा बारिशें शुरू होती हैं और काफ़ी बारिश से इंटरप्ट होगा टूर, क्योंकि अगस्त जो होती है बहुत एंड होता है सीजन का इंग्लैंड में। जुलाई में ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज खेल रही है, तो वेस्ट इंडीज को ज्यादा एडवांटेज होगा, वो अच्छे वेदर में वो खेल के चले जाएंगे और पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा वेदर ट्रबल करेगा। और कंडीशन मेरे ख्याल से बॉलर्स की होंगी, सीमिंग कंडीशन होंगी, जिसमें पाकिस्तानी बैट्समैन स्ट्रगल कर सकते हैं। मगर पाकिस्तान का जो अपना बॉलिंग स्क्वाड है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो भी दूसरी टीम को जो है स्ट्रगल कराने में मदद दे सकता है। बॉलिंग स्क्वाड की आप बात कर रहे हैं, चैलेंजिंग टूर होगा ये। बिल्कुल। यूनुस खान ने भी बॉलर की बात की थी। असगर अजीम साहब, आपकी जानिब आऊँगा कि उन्होंने जोफ्रे आर्चर के हवाले से एक बयान दिया कि वो बहुत परेशान कर सकते हैं पाकिस्तानी बल्लेबाजों को। मेरा ख्याल है ये मोहसिन, बॉलिंग स्क्वाड जो है वो टेस्ट क्रिकेट के लिए इतना मजबूत नहीं है हमारे पास। सही, क्योंकि हम जूनियर पे ज़्यादा डिपेंड कर बिल्कुल रहे हैं। ऐसे ही। हमें ताबिश जैसा तजर्बेकार बॉलर उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था, उसको इस टूर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था। सारा का सारा जो प्रेशर है वो अब्बास पे आ जाएगा। और मैं समझता हूँ किसी एक बॉलर पे इस तरह से सुहेल खान देखें 2016 के बाद वापस आए ना, तो उसका भी एक गैप है ना। जरूरी तो नहीं कि वो जो 2016 में उसने 5-5 विकेट ली थी वो अभी भी आके वो कारकर्दगी रिपीट करते। अभी जैसे अतिक भाई कह रहे हैं कि मौसम का असर होगा, तो बिल्कुल होगा मौसम का असर, क्योंकि अगस्त के महीने में वहाँ कराची के पाकिस्तान के निस्बत जो है वो मौसम तकरीबन ठंडा हो जाता है और पाकिस्तानियों को वहाँ प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो लोकल आबादी है उनको इतना इशू नहीं है, उनके लिए एक नॉर्मल मौसम होता है। तो जो यूनुस ने बात की, देखें ये मैं समझता हूँ वक्त से पहले उसने बात की है। सही। अभी हमने कदम रखा है,
अभी हमने ग्राउंड में आज पहली बार प्रैक्टिस की है और आप अपने प्लेयर्स को जो है मुखालफिन से डराना शुरू कर दें कि जी फला बॉलर ऐसा है, फला बॉलर ऐसा है, हमें प्रॉब्लम होगी। जबकि यूनुस ने तो अभी कोचिंग भी शुरू नहीं की है, आज उसका पहला दिन था। तो मेरा ख्याल है कि यूनुस को चाहिए कि थोड़ा सा आहिस्ते चलें, क्योंकि वैसे तो वो दिमाग के लिहाज से बहुत तेज़ हैं और बहुत जल्दी फैसले करते हैं और चेंज भी करते हैं। तो अल्लाह करे कि वो तहम्मुल के साथ टीम के साथ चलें, क्योंकि वो बहुत बड़े बैट्समैन हैं और पाकिस्तान के लिए एक असासा हैं। उनकी जो कुर्बत होगी पाकिस्तान टीम के लिए वो बहुत ज़बरदस्त और पॉजिटिव होगी। लेकिन इस किस्म के बयानात से थोड़ा सा वो परहेज़ करें और वक्त से पहले कोई बात ना करें। बिल्कुल। अतीकुज़्ज़मा साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? नहीं, मैं थोड़ा सा अग्री भी करता हूँ इस बात से। मैंने यूनुस का बयान तो नहीं पढ़ा। ऑब्वियसली एक बैटिंग कोच के लिए अपनी टीम के मतलब उसने हो सकता है किसी और तरीके से बयान दिया, मगर ये बयान जो है वो नेगेटिविटी भी पैदा कर सकता है बैट्समैन के लिए। तो ये बड़ा सोच समझ के बातें करनी चाहिए कि किसी नॉर्मली ये होता है कि आप दूसरी टीम के किसी भी बॉलर को ना पॉजिटिवली मीडिया में आके डिस्क्राइब नहीं करते, तो उससे ये होता है कि आपकी अपनी टीम अंडर प्रेशर आती है। इस बात से मैं अग्री करता हूँ। जहाँ तक ताबिश का ताल्लुक है, मेरे हिसाब से ताबिश का सिलेक्शन बनता नहीं है। जब ताबिश को खिलाना चाहिए तो उस वक्त ताबिश बेचारा नहीं खेल सका। अब वो इस एज में आ गया कि अब उसकी जो पेस है वो काफी पहले से कम हो गई है। और एक इंग्लैंड की इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज में किसी ऐसे प्लेयर को ले जाना जिसको आज तक आपने आजमाया ना हो और लोगों ने आपको ऑलरेडी इतना अंडर प्रेशर रखा हो, तो ये अपने लिए ना बड़े मुश्किल पैदा करने वाली बात हो जाएगी सिलेक्शन कमेटी के लिए। तो मेरे हिसाब से ताबिश की अभी इस टूर में नई जगह बनती थी। और हाँ, सोहेल खान का थोड़ा सा है, मगर सोहेल खान ऑब्वियसली बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है और उसको बॉल स्विंग करना आता है और वो सीमिंग विकेटों में अब्बास के साथ काफी सपोर्ट दे सकता है। और ये जरूरी नहीं है कि ना अगस्त में देखें, ये नॉर्मली तो अगस्त में वेदर होता है थोड़ा सा सीमिंग, मगर ये जरूरी नहीं है कि हर अगस्त में इसी तरह का वेदर हो। और डिपेंड भी करता है कि पाकिस्तान के मैचेस का है। जहाँ पे पाकिस्तान के साउथहैम्पटन में जो मैच है, हैम्पशायर में सॉरी जो मैच है, उसमें नॉर्मली जो होता है वो स्पिन बॉलिंग को सपोर्ट करता है विकेट। अगर वेदर होल वीक अच्छा हो और पाकिस्तान का नेक्स्ट वीक मैच हो तो हो सकता है कि फास्ट बॉलर को इतनी सपोर्ट मिले ना, वहाँ पे आपको तेज बॉलर चाहिए होंगे जिनकी स्पीड 85 प्लस होगी वहाँ पे शाहीन अफरीदी और दूसरे जो नसीम शाह हैं ये इफेक्टिव हो सकते हैं काफी वहाँ, क्योंकि रिवर्स स्विंग होने का चांस होता है। वहाँ प्रयास भी हो सकता है कि उसको भी खिलाया जाए ऐसी विकेटों का, अगर विकेट काफी बैटिंग के लिए साजगार होगी। तो मेरे हिसाब से ताबिश की अभी जब जगह बनती थी उस वक्त उसको बेचारे को उसकी बैड लक कहें, उसको मौका नहीं मिला। मगर अब जो है कि वो अपने एंड पे चल रहा है करियर के और इतनी उसकी स्पीड भी नहीं रही है। अब इंग्लैंड में अब इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में अगर आपकी स्पीड 85 प्लस ना हो तो आप काफी, लेकिन आई थिंक डोमेस्टिक में फास्ट बॉलिंग में सबसे ज्यादा विकेटें हैं ताबिश खान की। देखें 25 विकेटें हैं सर, 25 विकेटें हैं। अब डोमेस्टिक में आप देखें, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। ताबिश खान को मैं नहीं कह रहा कि ताबिश खान बुरा बॉलर है। ताबिश खान तो मेरे अंडर खेला खुद सुई गैस में और मैं उसको काफी हाईली रेट करता था। मेरे कहने का मकसद ये है कि डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को देखें, मैं इस चीज से डिसएग्री करता हूँ कि डोमेस्टिक में जो परफॉर्म करे उसको पाकिस्तान टीम एंटाइटलमेंट हो जाए उसके लिए। पाकिस्तान टीम डोमेस्टिक पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर आके टेस्ट क्रिकेट खेल जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा नहीं होता, इंग्लैंड में भी ऐसा नहीं होता, साउथ अफ्रीका में भी ऐसा नहीं होता। वो वहां से पिक होते हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए। जैसे इंग्लैंड में इंग्लैंड लायंस है, वहां पे जाते हैं, वो लवरा में जाके कैंप करते हैं, फिर वहां पे जाके उनको नर्चर किया जाता है तकरीबन 6 से 7 महीने। जब नर्चर करने के बाद पता चलता है कि हाँ इस प्लेयर के अंदर क्वालिटी है या नहीं है। डोमेस्टिक के सारे परफॉर्मर जाके इंटरनेशनल लेवल में परफॉर्म नहीं करते। आप मुझे बताएं कितने प्लेयर हैं जो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस में खेले हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में जब जाते हैं उनका फिटनेस का स्टैंडर्ड भी वो नहीं होता, वो फिटनेस कैंपों में ही रह जाते हैं, फिर उसके बाद उनसे परफॉर्मेंस भी नहीं होती इंटरनेशनल लेवल में। तो पहले उनको डायरेक्ट इंटरनेशनल लेवल में डालने से पहले हाई परफॉर्मेंस सेंटर में टॉप क्लास कोचेस के अंडर उनको नर्चर किया जाए कुछ महीने के लिए, उसके बाद उनको ग्रेजुएट किया जाए। ग्रेजुएट का मतलब ये नहीं है कि उनको एकेडमिकली ग्रेजुएट किया जाए, उनको स्किल लेवल पे, उनके टेक्निकल, टैक्टिकल, फिजिकल, मेंटल लेवल पे उनको ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया जाए जिसपे अगर स्टैंडर्ड पे वो सारे उतरते हैं देन दे आर रेडी फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ये मेरे हिसाब से क्राइटेरिया होना चाहिए पाकिस्तान की सिलेक्शन का। डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस में ऑर्डिनरी प्लेयर भी परफॉर्म कर देते हैं। अतीक मुझे ये बताएं कि ताबिश परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस देता रहा और दे रहा है, उसे क्यों नज़रअंदाज किया जाता है, उसे क्यों हाई परफॉर्मेंस कैंप में नहीं बुलाया जाता? और ये बताएं मुझे कि ये जो बॉलर अभी गए हैं इंग्लैंड, इनमें से कितने हैं जिन्होंने 6-6 महीने 4-4 महीने हाई परफॉर्मेंस में तैयारी की हो, या इनको डायरेक्ट इनकी परफॉर्मेंस पे लाके बोला खिला दो?
तो ये दोहरा मेयार है हमारे यहाँ। इस दोहरे मेयार को कौन सही करेगा? लड़का जो है अपने जूते रगड़ रगड़ के जो है वो रिटायर हो जाता है, घर बैठ जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई नहीं पूछ रहा इनको। देखिए ये सबके साथ, ये पाकिस्तान का कल्चर ही ऐसा ही है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि मैं बिल्कुल अतिक आपके साथ हुआ है, आपको एक विक्टिम है के बाहर हुआ हूँ, फिर उसके बाद मुझे बिल्कुल पूछा नहीं गया, मुझसे आज तक नहीं पूछा गया कि मैं जिंदा भी हूँ, मर गया हूँ, क्या कर रहा हूँ। ठीक है, गर्मा गर्म डिबेट जारी है हमारी, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक। ब्रेक से कबल हमारी गर्मा गर्म गुफ्तगू जारी थी। अतीक को जमा साहब कुछ बात करना चाह रहे थे। अतीक कंटिन्यू करिएगा, आप जो बात कह रहे थे। हाँ, मैं ये बात कर रहा था, मैं ताबिश खान के बारे में बात हो रही थी, तो मैं ये कह रहा था कि ये मेरा व्यू है कि पाकिस्तान और ये दूसरे मुल्कों की जो मैंने देखा है, स्ट्रेटेजी देखी है, उसमें ये शामिल है कि आप जब डोमेस्टिक में परफॉर्म नहीं करते हो तो नेशनल टीम आपका एंटाइटलमेंट नहीं बनती। आप डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस से आप उस ग्रुप में आते हो जहाँ पे जिसमें आपको आके कुछ अरसे के लिए 6 महीने या साल के लिए नर्चर किया जाता है सिस्टमैटिक ट्रेनिंग के थ्रू। फिर उस सिस्टमैटिक ट्रेनिंग के थ्रू जब आपकी मेजरमेंट होती है, टेक्निकल, टैक्टिकल, मेंटल और फिजिकल, उसमें वो अंदाजा लगाते हैं, उसमें वो करते हैं कि यार ये जो लड़का है ये एथलीट है जो अपने मुल्क के लिए लंबे अरसे तक खेल सकता है, इज रेडी टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट, देन दे थ्रो देम टू इंटरनेशनल लेवल। हमारे वहाँ इस तरह नहीं होता। हमारे वहाँ अब प्लेयरों का कॉन्सेप्ट भी ये बन गया है कि 800 रन कर दिया जी, मुझे खेलना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट बनाया गया या खुद ही बन गया ये कॉन्सेप्ट? लिखना शुरू करता है, इसको खेलना चाहिए। देखें, जरूरी नहीं है, आप मुझे बता दें कितने डोमेस्टिक के परफॉर्मर है जो पाकिस्तान में जाके टेस्ट क्रिकेट में जाके परफॉर्म कर आ जाते हैं, ठीक है ना। हम कहते हैं ना कि यार 1000 रन वाला, मुझे बता दो 1000 रन वाला उस्मान सलाउद्दीन खेला, उसने जाके नहीं परफॉर्म किया। जो 500 रन वाला है वो जाके परफॉर्म कर देता है, सही है ना। तो कहने का मकसद ये कि जरूरी नहीं है 1000 रन करने वाला वो 500 रन करने वाले से ज्यादा अच्छा प्लेयर है। हो सकता है उसने ऐसे सिनारियों में स्कोर किया हो 300 से 400 रन जिसमें, लेकिन डिकोरम है कि आप या तो फिर आप डोमेस्टिक क्रिकेट की 4 डे क्रिकेट खत्म करें जब आपको डोमेस्टिक नहीं खत्म नहीं करें भाई, आप मेरी बात को समझें लॉजिकली। अतिक भाई बात आपकी मैं समझ रहा हूँ। अतिक भाई बात ये है कि आपकी बात इंटरनेशनली सतह पे अगर की जाए तो दुरुस्त, लेकिन हम अपने कल्चर में देखें तो ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लाकर प्लेयर को ग्रूम करें, उसको पॉलिश करें। आपने सिलेक्शन के लिए कहा कि सिलेक्शन बहुत अच्छी है, सुन ले, आपने कहा सिलेक्शन बहुत अच्छी है, इससे अच्छी सिलेक्शन हो नहीं सकती। आप मुझे बताएं फखर जमान, हारिस रऊफ किस क्राइटेरिया में मुंतखब हुए भाई? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी फखर जमान को दिया गया, किस क्राइटेरिया में दिया गया? एक प्लेयर 1.5 साल से आउट ऑफ फॉर्म है, वो कुछ करके ही नहीं देता, हम उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दे रहे हैं, हम उसको जो है टीम में लेके भी जा रहे हैं। तो ये कौन सा क्या आप नहीं समझते कि ये चीजें समी असलम इसके होता बेहतर नहीं था? नहीं समी, देखें आप फखर जमान को समी असलम से कंपेयर ना करें, क्योंकि फखर जमान पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेगा, वो T20 क्रिकेट खेलेगा। अभी जो टीम गई है उसमें कोई अलग अलग नहीं किया गया कि किसने T20 खेलना है, किसने टेस्ट खेलना है, क्योंकि कोविड-19 का इशू है, कोई कौन किसको किस वक्त कोविड हो जाएगा नहीं मालूम। नहीं, तो ये आपको तो खुद भी सोचना चाहिए ना कि फखर जमान, शान मसूद और दूसरे बाबर आजम और दूसरे ओपनर्स के होते हुए वो टेस्ट क्रिकेट कैसे खेलेगा इंग्लैंड में? खेल ही नहीं सकता। कम से कम 29 में तो जा सकता था, 29 में तो जा सकता था ना। अगर फखर जमान को ये कह के जो है ना आप उसको जो है दिफा कर रहे हैं उसका कि जी फखर जमान को ना मिला हो या उसकी पिछली परफॉर्मेंस अच्छी है, तो पिछली परफॉर्मेंस तो सरफराज की भी अच्छी थी भाई, उसको तो जो है ना चंद मैचों की बैड परफॉर्मेंस पे आपने घर भेज दिया, और यहाँ जो 1.5 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा उसको आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। नहीं देखें, ये हम कभी भी ना किसी चीज से अग्री नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सोचने का तरीका अलग है। ठीक है, मैं दौरा इंग्लैंड के हवाले से अगर बात करें तो आप क्या समझते हैं कि दौरा टफ होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए? क्योंकि हमने देखा राशिद लतीफ, सईद अजमल सब यही बात कर रहे हैं। सईद अजमल का ये बयान आया सामने कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम 1 से 2 मैच भी जीत गई तो बड़ी बात होगी, और राशिद लतीफ कहते हैं कि जीतना मुमकिन नहीं है, जीतना मुमकिन भी हो सकता है और नामुमकिन भी है। तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं देखें जी, मुमकिन भी है नामुमकिन भी है, तो ये तो आपने बीच में रह गए ना, तो ये आपने अल्लाह पे छोड़ दिया, कुछ भी हो जाएगा तो मैं दोनों तरफ से सेफ हो गया। देखिए पाकिस्तान की टीम एज ए स्किल वाइज इंग्लैंड से भी पीछे है। इससे कौन जो इस बात से अग्री नहीं करता तो वो समझे वो रियलिटी में नहीं रहना चाहता। वो पाकिस्तान इंग्लैंड की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में। इंग्लैंड की टीम बहुत प्राइम में, उसने अपने मुल्क में हर टीम को ट्रबल दिया हुआ है, बड़ी से बड़ी टीमों को। तो
ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम का जीतना जो होगा बहुत ही मिरेकली बिग वो होगा पाकिस्तान के लिए, और बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा पाकिस्तान टीम को जीतने के लिए। तो ये तो बहुत मुश्किल है। देखें, इसके बारे में अब मैं एज अ पाकिस्तानी आके अगर मैं बोलूँ कि नहीं जी पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है, तो मैं ये भी अपने मुल्क के साथ जाती करूँ कि मुझे अपने मुल्क के प्लेयरों पर भरोसा नहीं है। जैसे आपने कहा ना, यूनुस खान ने जोफ्रा आर्चर के बारे में बात कर दी, अगर मैं भी ऐसी बात करूँ तो समझे ना, तो मैं भी फिर क्या अपने प्लेयरों को मैसेज दे रहा हूँ। और जहां तक हारिस रऊफ का ताल्लुक है, देखें T20 क्रिकेट के लिए हारिस रऊफ वन ऑफ द की बॉलर और वन ऑफ द परफॉर्मेंस क्या यार, फिर हारिस रऊफ की बात कर रहे हैं आप। परफॉर्मेंस क्या हारिस रऊफ की? हारिस रऊफ आप PSL में परफॉर्मेंस बता दें, हारिस रऊफ की क्या परफॉर्मेंस है? एक फ्रेंचाइजर का चहीता, उसने जो है फ्रेंचाइजर के थ्रू अपनी पर्ची लगाई, वो मुंतखब हो गया, मीडिया ने उसकी वाहवाह कर दी, वो मुंतखब हो गया। भाई परफॉर्मेंस बेस्ड बात करें ना आतिक भाई। नहीं, देखें, परफॉर्मेंस हारिस रऊफ की, आप परफॉर्मेंस किसको कहते हैं? आप मुझे ये पहले बताएं, आप परफॉर्मेंस क्या सिर्फ स्टैट्स को कहते हैं, या परफॉर्मेंस में एक बॉलर की क्वालिटी है जो नजर भाई परफॉर्मेंस साहब उस पर बात कर लेते हैं कि दौरे इंग्लैंड के हवाले से राशिद लतीफ़ और सईद अजमल ने बयान दिए हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? टफ होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। अलबत्ता अगर रिकॉर्ड्स देखे जाएं तो पाकिस्तान का इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं है इंग्लैंड में दूसरी टीमों की निस्बत। देखिए मोहसिन, पाकिस्तान मैं आपको बताता हूँ, एक मुझे कंप्लीट करने में, पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है ओल्ड ट्रैफर्ड में पाकिस्तान के लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी हुई है। पिछले जितने भी टूर हुए हैं उसमें ओल्ड ट्रैफर्ड एक ऐसा जगह है, क्योंकि नॉर्थ में ज्यादा मौसम जो होता है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जाता है, वहाँ पे बॉल स्विंग होता है, वहाँ पे सीम होता है, बॉल बाउंस भी होता है और ऊपर नीचे होता है। ओल्ड ट्रैफर्ड पाकिस्तान के लिए मुश्किल कर सकता है, मगर हैम्पशायर में पाकिस्तान का रिकॉर्ड इतना बुरा नहीं है, और पाकिस्तान की जो हैम्पशायर की जो कंडीशन है वो पाकिस्तान को सूट करती है। तो बैटिंग जो है पाकिस्तान का की एरिया है। अगर बैट्समैन 300 प्लस रन करेंगे तो पाकिस्तान के पास चांस है। अगर बैट्समैन 300 प्लस रन नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल काम है कि इंग्लैंड को आप 2 दफा आउट करें, और उस इंग्लैंड 400-500 रन करने का बहुत ही मतलब यूज टू है कि वो 400 से 500 रन बनाते हैं टेस्ट क्रिकेट में। ठीक है असगर भाई, क्या कहेंगे इस हवाले से? मतलब टफ होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए? देखिए, पाकिस्तान के लिए तो इंग्लैंड हमेशा से टफ ही रहा है, और ये नो डाउट कि लास्ट टाइम जब हम मिसबा की क़यादत में टीम गई थी तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट था हमारे लिए, और उससे अच्छा रिज़ल्ट मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी इससे रहा हो। लेकिन जो बात अतीक कह रहे हैं कि ओल्ड ट्रैफर्ड वाली, वो बात बिल्कुल सही है। वहाँ जो रिकॉर्ड हमारा इतना अच्छा नहीं है, और जो मौजूदा टीम है उसके अंदर तजर्बे की भी कमी है। हम पूरी की पूरी टीम अगर टॉप 4 पे डिपेंड कर रही है, अगर ये टॉप 4 परफॉर्मेंस देते हैं तो पाकिस्तान टीम क्लिक करती नज़र आती है, और हम जो है इसको चौथे दिन या 5वें दिन मैच को लेके जाएंगे। लेकिन अगर टॉप 4 हमारे परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास मिडिल ऑर्डर में इतना बड़ा कोई बैट्समैन या ऑलराउंडर नहीं है जो 25 ओवर 40 ओवर जो है वो विकेट पे खड़ा हो और टेस्ट क्रिकेट के अंदाज से खेले। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात तो हैं, लेकिन मायूसी नहीं है। ये बात कह देना कि जी पाकिस्तान टीम जो है वो बिल्कुल आउट क्लास हो जाएगी इंग्लैंड के अगेंस्ट, ऐसा नहीं है। हमारे लड़के जज्बे वाले हैं, हमारे लड़के खेलना जानते हैं, अब परफॉर्म पिछले दे चुके हैं, और यकीनन तौर पर जो है वो यहाँ भी खेलने के लिए गए। और देखिए, जब 2 टीमें खेलने के लिए ग्राउंड में उतरती हैं तो किसी एक को तो जीतना होता है, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम जीतें, हमसे मुराद पाकिस्तान जीते। और पाकिस्तान यकीनन जो है अपनी परफॉर्मेंस बेस पे अच्छा रिजल्ट देगा। रिजल्ट ऐसा भी नहीं होगा जैसे हमारे कुछ लोग कह रहे हैं, मैं नहीं समझता कि ऐसा कहना चाहिए। टीम को अखलाकी तौर पर सपोर्ट करना चाहिए, उनके मोराल को बुलंद करना चाहिए, क्योंकि अभी तो मैच शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो 5 अगस्त तारीखी दौर है। देखिए ना, 5 अगस्त बहुत दूर है। अगर टीम गई है, ये सही कह रहे हैं आप कि इस सिचुएशन में टीम का जाना, वहां खेलना बगैर क्राउड के, देखें इंग्लैंड वो उन ममालिक में आता है जहां टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो या T20 हो या डोमेस्टिक हो, वहां लोग आते हैं। डोमेस्टिक में इतने नहीं आते लेकिन आते हैं, और वहां पर लोग क्राउड जो सपोर्ट करता है। तो अब खाली स्टेडियम में खेलना और परफॉर्म करना, और फिर बहुत सारे नए कवानीन को भी जो है उन्होंने अडॉप्ट करना है। आप जश्न भी नहीं मना सकते, आप हाथ नहीं मिला सकते, ठीक है ना, बॉल शाइन नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ें इस क्राइटेरिया में मैं समझता हूँ पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम पाकिस्तान टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। और बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अच्छे परफॉर्म करेगा। ऐसा भी नहीं कि लोग अभी से उंगलियां उठाना शुरू करें। हमारी भी ये दुआ है कि पाकिस्तान प्लेयर्स, पाकिस्तान टीम वहाँ जाकर अच्छा परफॉर्म करे और जीत कर वतन वापस लौटे। हम पार्टनरशिप के हवाले से असगर अजीम साहब ने बात की, तो अतीकुज़्ज़मान साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, कप्तान अजहर अली जो टेस्ट क्रिकेट के कप्तान हैं, और असद शफीक के बारे में कितनी इंपॉर्टेंट होगी उनके लिए सीरीज़?
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर है पाकिस्तान के लिए, और अजहर अली का परफॉर्म करना तो बहुत पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मोस्ट एक्सपीरियंस है। उसने काउंटी क्रिकेट खेली है इंग्लैंड में जाके, उसको पिचेस का बहुत ज्यादा आइडिया है दूसरे प्लेयर्स के हिसाब से। तो ऑब्वियसली टॉप ऑर्डर में इन दोनों का परफॉर्म करना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरत की बात है। और अब देखते हैं, मजे की बात है कि देखना है कि फवाद आलम टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं पाकिस्तान के लिए या नहीं खेलते, और होपफुली अगर अच्छा हारिस सुहेल जैसे नहीं जा रहा है, और हमने देखा कि हारिस सुहेल की जगह कहा ही जा रहा था कि फवाद आलम को मौका मिलेगा, लेकिन अब टीम के साथ फ़हीम अशरफ भी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि फ़हीम अशरफ को मौका? फ़हीम अशरफ का तो फवाद आलम से कोई ताल्लुक ही नहीं है ना सर। फ़हीम अशरफ बॉलिंग ऑलराउंडर जिसको कहते हैं वो है, और फवाद आलम प्योर बैट्समैन है। तो आपको मिडिल में टॉप क्लास प्लेयर और एक्सपीरियंस प्लेयर की जरूरत होगी। तो फवाद आलम को ना खिलाना मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बनता इसके बारे में। अगर हारिस सुहेल की जगह स्ट्रेट स्वैप होना चाहिए फवाद आलम का। मगर अब ये भी डिपेंड करता है कि पाकिस्तान कितने बैट्समैन से खेलता है, क्या कॉम्बिनेशन बनाता है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान को अगर स्पिन विकेट नहीं है तो 3 फास्ट बॉलर एक स्पिनर के साथ खेलना चाहिए और 6 बैट्समैन के साथ खेलना चाहिए प्लस विकेट कीपर, क्योंकि 5 बैट्समैन के साथ खेलना, और पाकिस्तान के पास कोई ऑलराउंडर इस तरह नहीं है जैसे अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद हुआ करते थे। तो आप 5 बैट्समैन के साथ एक ऑलराउंडर खिला देते, या 2 ऑलराउंडर खिला के एक विकेट कीपर खिला के 2 फास्ट बॉलर एक स्पिनर के साथ आप खेलते थे। तो पाकिस्तान के पास फ़हीम अशरफ का आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते कि उसको बैटिंग पे आप है ना उसको बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट में काउंट नहीं कर सकते। तो 6 बैट्समैन जरूर खेलेंगे, और मेरे हिसाब से फवाद आलम को खिलाना चाहिए और उसको पूरा मौका देना चाहिए। ऑब्वियसली असगर अजीम साहब, आप क्या समझते हैं कि फवाद आलम खेलेंगे? बिल्कुल फवाद को खेलना चाहिए और खिलाना चाहिए। और जिस तरह से अतीक भाई कह रहे हैं कि फ़हीम अशरफ का फवाद से कोई मवाजना नहीं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि फ़हीम अशरफ और फवाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन फवाद को एक बेनिफिट है कि वो ज़रूरत पड़ने पर स्पिन बॉलिंग कर सकता है। डोमेस्टिक में वो करता रहा है, और जब T20 की आमद हुई थी हमारे यहाँ नेशनल T20 की, तो फवाद एज ए बॉलर वहाँ पर उनका मुतारिफ़ कराया गया था, और एज ए ऑलराउंडर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। और फिर अभी कंटिन्यू डोमेस्टिक में वो स्पिन बॉलिंग भी कर रहे हैं। तो अगर मैं समझता हूँ पार्ट टाइम या एज ए गोल्डन आर्म अगर फवाद को एज ए बॉलर इस्तेमाल करें तो वो यकीन एक पॉजिटिव उनका एक पॉइंट है, और फवाद की जगह बिल्कुल बनती है टीम में। फवाद को खिलाना चाहिए। हमारे शो में जमामुल हक भी कुछ दिन कबल मौजूद थे, उन्होंने भी ये बात कही थी कि फवाद आलम को या तो पाकिस्तान के जब सीरीज़ हुई थी तो उसमें खिलाना चाहिए था, या अब हारिस सुहेल नहीं जा रहे तो उनको मौका दिया जाए। मैं बात करूँगा अब उमर अकमल के हवाले से। कल हमारे साथ कामरान अकमल शो में मौजूद थे, उनसे हमारे तफसीलन बात हुई, लेकिन आज वो फिर दिफा में आए अपने भाई उमर अकमल के हवाले से, और उन्होंने ये कहा है कि उमर अकमल को शाहिद आफरीदी और शोएब अख्तर की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए था। असगर अजीम साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा सबसे पहले, क्या वाकई उमर अकमल शोएब अख्तर और शाहिद आफरीदी जैसे लेवल के प्लेयर थे? अतीक भाई ज़्यादा जानते हो उमर अकमल को मुझसे ज़्यादा। मैं अतीक भाई से भी इसका मौक़िफ़ लूँगा। देखिए बात यह है कि पहले उमर अकमल उस लेवल के प्लेयर तो बन जाए जी कि उनको शोएब अख्तर और शाहिद आफरीदी की जगह ट्रीट किया जाए। शाहिद आफरीदी ने कितने मैचेस पाकिस्तान को जिताए, उमर अकमल ने कितने जिताए, शोएब अख्तर ने कितने हारे हुए मैच पाकिस्तान को जिताए, और उमर अकमल ने कितने जिताए, इसका मुवाजना कर लें बैठ के। उमर अकमल के कितने स्कैंडल आते रहे, कितने मुतनाज़ा रहे, शोएब अख्तर और शाहिद आफरीदी कितने स्कैंडल में आए, कितने मुतनाज़ा रहे। पहले इसका एक रेशो करा लें, एक कमीशन बना दें, तहकीकात करवा लें सारे, फिर इस किस्म का बयान दें तो कामरान के लिए अच्छा भी लगे। असल में बात यह है कि कामरान भाई है, बिल्कुल, और भाई के लिहाज से उसका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह दुरुस्त है, क्योंकि जाहिर है घर में बैठते हैं, डिस्कशन होती है, आपस में बातचीत होती है, तो उस लिहाज से बात सही है। लेकिन उमर को तो खुद ये बात कह के थक गए कि भाई सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ। वो ये मुझे बता दें कि सीरियस कब हुआ अपने लिए, वो डोमेस्टिक सीजन हो या इंटरनेशनल हो, वो सीरियस हुआ है? नहीं, उनके एटीट्यूड से ऐसा लगा नहीं, क्योंकि उनको बहुत सारे मौके मिले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उनको बचाने की काफ़ी कोशिश की। मैं आपको बता दूं, एक डोमेस्टिक सीजन में जो है वो ग्रेड 2 खेल रहे थे और कैंडीलैंड से, और उन्होंने अपने लिए बिल्कुल अलग से शराइत रखे थे, बिल्कुल टीम से अलग। अच्छा। और जो स्टैंडर्ड उन्होंने मांगा था वो खुद टीम भी परेशान थी। अच्छा। ये उमर अकमल तो ये हरकत भी करते रहे। सही, ठीक है। मैं अतीक उज़्ज़मा साहब से इस बारे में मौक़िफ़ जानना चाहूँगा कि अतीक उज़्ज़मा साहब, जो कामरान अकमल का बयान है उमर अकमल के हवाले से, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं इनकी बात से अग्री करता हूँ कि शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी की जो ग्रेवी थी वो डिफरेंट ग्रेवी थी। उन्होंने वन साइडेड पाकिस्तान को जितनी फतुआ दिलाई उतने मैचेस भी उमर अकमल अभी नहीं खेला। और उमर अकमल, और जहाँ तक उमर अकमल के अपने टैलेंट का ताल्लुक है तो मैं उसको बहुत हाईली रेट करता हूँ, और हमेशा से करता रहा हूँ और करता रहूँगा।
उसका जो प्रॉब्लम था वो सब जानते हैं कि उसको मेंटली प्रॉब्लम था उसको, और उसको किसी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत थी, और उसको अगर उस साइकोलॉजिस्ट के साथ कुछ महीने के लिए काम किया जाता तो हो सकता है कि वो शायद चेंज हो जाता और उसके जो जितने भी स्कैंडल्स बन रहे थे वो ना बनते, उसको सही तरह से गाइडेंस होती। तो उसमें मेरे ख्याल से जो उसकी जो डिसीजन मेकिंग है ना अपनी लाइफ स्टाइल में, वो उसको प्रॉब्लम कर गई, और वो उसकी वजह से वो काफी पीछे रह गया। वरना जितना उसका टैलेंट था ना, जैसे इमरान नजीर था टैलेंट में, जितना बड़ा उसका टैलेंट था वो अपने टैलेंट को मैक्सिमाइज नहीं कर सका पाकिस्तान लेवल पे, वो उसकी कोई और वजह थी। मगर उमर अकमल के साथ भी यही हुआ है कि, और अहमद शहजाद के साथ भी यही हुआ है कि जितना इनका टैलेंट था उसको इन्होंने मैक्सिमाइज नहीं किया। अब उसमें उनका लाइफ स्टाइल का बहुत बड़ा हाथ था, उस लाइफ स्टाइल, और लोग लाइफ स्टाइल को हमेशा नजरअंदाज करते हैं। ठीक है, टैक्टिकल चीजें होती हैं। ठीक है, ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद जब आएंगे वापस तो इसको मजीद कंटिन्यू भी कर लेंगे, और उसके अलावा जो 2011 वर्ल्ड कप के हवाले से बातचीत चल रही है इस पर भी मौक़िफ़ जानेंगे, और पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से जो नया मसवदा पेश किया है उस हवाले से भी बातचीत करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक। ब्रेक से कबल दौरे इंग्लैंड के हवाले से बातचीत चल रही थी, कुछ प्लेयर्स को हमने डिस्कस किया, लेकिन अब बात करते हैं 2011 वर्ल्ड कप के हवाले से। श्रीलंकन के जो वज़ीर खेल हैं उन्होंने कहा है कि इसकी तहकीकात की जाएँ, इसकी तहकीकात का हुक्म दिया है। तो असगर अजीम साहब, क्या मामला चल रहे हैं? फिक्सिंग की बातें दोबारा सामने आ रही हैं। ये बयान आज दिया उन्होंने? बयान तो काफ़ी पहले दिया था, लेकिन आगाज़ से कह रहे हैं कि बयान काफ़ी दिनों पहले दिया था, और उस पर यू टर्न भी हो चुका है। बिल्कुल, क्योंकि इनके इलेक्शन है और अगस्त में, उस इलेक्शन की वजह से सियासी दबाव इन पे आया है। अच्छा, जिसकी वजह से मामले को ठंडा करने के लिए भी कह दिया गया है, और असल जो तहकीकात अब होगी वो इलेक्शन के बाद होगी। क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड मुकम्मल तौर पर, जिस तरह से पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड सियासी है और इसमें से हुकूमत का गलबा रहता है बांग्लादेश पे और क्या इंडिया पे, इसी तरह से श्रीलंका पे भी जो है वो गलबा हुकूमत का रहता है। तो श्रीलंका जो है वो बैकफुट पे जा चुका है। और जो असल तहकीकात श्रीलंका में होगी अब इलेक्शन के बाद होगी, 5 यानी कि अगस्त के बाद जो नई गवर्नमेंट आएगी वो प्लान करेगी कि कैसे इसको तहकीकात करना है। लेकिन जो कुछ उसमें हुआ है उसमें यकीनन कुछ ना कुछ तो सच्चाई है, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पर ये बात हो रही है, और गवर्नमेंट लेवल पर जब कोई बात होती है तो वो बगैर तहकीकात की नहीं होती, उनके पास कोई तो इत्तलात होंगी। सही, ठीक है। इस पे बात की हमने कि 2011 वर्ल्ड कप के हवाले से कि ये तहकीकात होंगी या नहीं होंगी, लेकिन आज शाहिद आफरीदी जो मायनाज ऑलराउंडर है उनका भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि शायकीन के बगैर क्रिकेट का मज़ा बिल्कुल बेकार हो जाएगा, और उन्होंने कहा टेस्ट क्रिकेट तो शायकीन के बगैर हो सकती है, लेकिन वनडे और T20 मैचेस नहीं हो सकते। तो अतीकुज़्ज़मान साहब, क्या कहेंगे आप इस पर कि इंग्लैंड को देनी चाहिए इजाज़त शायकीन की? नहीं, देखें अभी तो जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसमें प्रीमियर लीग के मैचेस, इतने बड़ी लीग है और इतना उन्होंने उस पर उनके रेवेन्यू का बुरा हाल हो गया, उस पर उन्होंने अलाउ नहीं किया, तो क्रिकेट के लिए अलाउ करना बहुत ही गलत साबित होगा। और जहाँ तक क्राउड का बात है, देखें हम लोग तो वैसे भी आदी है ना, हमारे पाकिस्तानी प्लेयर तो वैसे भी आदी है। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में ना पब्लिक आती है, ना दूसरी क्रिकेट में पब्लिक आती है, ना हमारी टेस्ट क्रिकेट में भी कोई कहाँ इतनी पब्लिक आती है। और पाकिस्तान में वैसे भी टेस्ट क्रिकेट इतने अरसे से हुई नहीं है। तो दुबई में ये लोग खेलते रहे, 50-100 लोग होते हैं, तो उसमें उन लोगों को, पाकिस्तान टीम को इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम होगी तो इंग्लैंड की टीम को होगी, क्योंकि उनको जो जिस तरह का आदत है, उनको अपने होम क्राउड की सपोर्ट सुन के और पंप अप होने की आदत है उनको, तो उनको उनके लिए हो सकता है वो नेगेटिवली उनको अफेक्ट करे कि क्राउड नहीं होगा। टेस्ट क्रिकेट में मैं समझता हूँ क्राउड की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में रोजाना 3 सेशन होते हैं, और तीसरा सेशन जो होता है वो अगर क्राउड की सपोर्ट ना मिले तो बहुत ही बोरिंग सेशन बन जाता है मोस्टली। तो टेस्ट क्रिकेट मेरे हिसाब से जो होगी वो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और देखें अभी हम लोग को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि एटलीस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्ट होने को जा रही है, क्योंकि ना होने से बेहतर कुछ होना बेहतर है। और मैं तो खैर सिर्फ लीग क्रिकेट लेवल की क्रिकेट खेलता हूँ, मोस्टली कोचिंग में लगा हूँ, तो मुझे अपने क्लब के मैचेस नहीं हो रहे तो वो लेके इतना स्ट्रेस हो गया था, और ऐसा नॉर्मेलिटी सी आ गई थी लाइफ में कि सैटरडे को मैं जा रहा हूँ ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड खाली पड़े हुए हैं, इतना जबरदस्त वेदर है मगर क्रिकेट नहीं हो रही। तो क्रिकेट होना बहुत अच्छी बात है, और सारी बात है उसके लिए कॉम्प्लिकेशंस होंगी, उसके नए तरीके होंगे, उसको अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा, उसमें कंट्रोवर्सीज भी आएंगी काफी। और आप ये ना समझेंगे कंट्रोवर्सीज क्योंकि अब पाकिस्तान टीम होटल में बंद रहेगी और पब्लिक नहीं आएगी तो कंट्रोवर्सी नहीं होंगी, क्योंकि बॉल एक बहुत बड़ा मसला है।
बिल्कुल। क्योंकि जब बॉल की शाइन नहीं होगी तो वो बॉल के साथ हो सकता है कुछ और चीजें होना शुरू हो जाएं। सही, तो सही। ये एक इंकशाफ कर रहे हैं आप बड़ा। कंट्रोवर्सी जो है ना, वो पाकिस्तान को उसके बारे में बहुत ही ज्यादा अपने प्लेयर्स को एजुकेट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, उनको बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि भाई इंग्लैंड का टूर ऐसा टूर होता है, उसमें कंट्रोवर्सीज आती है किसी ना किसी तरह, तो अपने आप को जितना बचा सके उतना बचाओ और क्रिकेट पे फोकस करो। अतिक भाई, बॉल टेम्परिंग इंग्लैंड में लीगल नहीं है? नहीं जी, बॉल टेम्परिंग इमरान खान केस में जो इमरान खान जीते थे लंदन की अदालत में, ये इमरान खान ने तस्लीम किया था कि मैंने बॉल टेम्परिंग की, लेकिन कुछ दूसरे अंदाज से, और उस केस में फैसला इमरान खान के हक में हुआ है। तो अगर लीगल वे में हम जाते हैं इंग्लैंड में, तो बॉल टेम्परिंग तो हमारा जायज़ हो गई। नहीं देखें, ऑन पेपर किसी भी कंट्री में बॉल टेम्परिंग जो है, जो बॉल टेम्परिंग को समझना एक है जो है ना, वो बॉल की जो हालत है उसको चेंज करना, सही है ना। अब उस बॉल टेम्परिंग में आपने देखा होगा कि इंग्लैंड में तो सब में ज्यादा केसेस पकड़े गए हैं। जो ऑस्ट्रेलिया के साथ केस हुआ था वो भी यहीं हुआ था, और हर जगह इंग्लैंड के अंदर जब आप जाते हैं तो ये चीजें ज्यादा नोट की जाती हैं कि खासतौर पर पाकिस्तान की टीम जब आएगी तो कैमरे जो होते हैं पाकिस्तान के हाथों में लगे हुए होंगे। नहीं, तो यहाँ अतिक पे भाई, ये जो अतिक भाई मौजूदा सिनेरियो में हमने ये बात असल में सरफराज नवाज से पूछी थी। सरफराज नवाज ने ही ये बात हमें बताई कि इंग्लैंड में चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और दीगर बोर्ड जो है इस केस के थ्रू कोई कार्रवाई नहीं करते हैं या कोई बात ही नहीं करते हैं, वरना वहाँ पे टेम्परिंग हो सकती है। नहीं, टेम्परिंग तो अभी भी होती है ना। टेम्परिंग तो देखें, जो हमारे जो बॉलर्स हैं, देखें मैं बॉलर्स की बुराई नहीं कर रहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हमारे जो बॉलिंग कोचेज हैं, मैं पाकिस्तान के कोचेज की बात नहीं कर रहा, मैं बड़े बड़े नामों की बात कर रहा हूँ, वो पहले लोगों को बॉल बनाना सिखाते हैं। अच्छा। तो बॉल बनाने के भी तरीके होते हैं। देखें, बॉल के साथ देखें, बॉल ऐसी स्विंग नहीं हो जाता कि आपने शाइन की और स्विंग हो गई है, ठीक है ना। बॉल पे काफी चीजें लगती हैं। बॉल पे पूरे दुनिया में वैसलीन भी लग रही है और मिंट च्युइंगम भी खाई जा रही है, वो भी लग रही है, काफी चीजें लग रही है। सैनिटाइजर लगा दें जी, सैनिटाइजर लगा दें। नहीं, सैनिटाइजर का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मगर मैंने वैसलीन का तो काउंट ही किया। साहब, अच्छा अतीकुल साहब, मैं असगर भाई से भी जानना चाहूँगा कि कंट्रोवर्सीज की इन्होंने बात की। अभी हमने देखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लेक्चर्स भी दिए खिलाड़ियों को, तो आप समझते हैं कि वो इतने लेक्चर्स काफ़ी होंगे? क्या कहलवाना चाहते हो? मतलब मैं आपसे इस पे पॉइंट देखो मोहसिन भाई, बात यह है कि प्लेयर होंगे तन्हाई में। तन्हाई है शैतान का कारखाना। बिल्कुल। प्लेयर के पास अपनी फैमिली से, दीगर लोगों से राब्ते के लिए वाहिद सहारा है मोबाइल फ़ोन, और अब है जदीद दौर। व्हाट्सअप का होता है इस्तेमाल और सोशल मीडिया का होता है इस्तेमाल, और यही इस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो लोग जो प्लेयर को इस्तेमाल करते हैं स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग के लिए। तो ऐसी सूरत में बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की खिलाड़ियों को ज़रूरत है, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने की भी ज़रूरत है, और ज़रूरी ये है कि खिलाड़ियों को जहन है ना, वो बिल्कुल फ्रेश हो, वो बोरिंग ना हो, वो किसी और तरफ बहके नहीं। तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि तन्हाई का माहौल है और तन्हाई में सब चीज़ें जो है ना हो जाती हैं। बिल्कुल, तन्हाई का माहौल है, तो हो सकता है कि हमने देखा है कि बहुत सारे टूर्स ऐसे हैं जिसमें इंग्लैंड के पाकिस्तानी कंट्रोवर्सी सामने आई हैं। मैं कुछ बात करूंगा डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक का एक नया जो है सांचा तैयार किया है। उसमें प्लेयर्स को पहले 50,000 रुपये तनख्वाह दी जाती थी, लेकिन अब कैटेगरीज बनाई हैं। तो असगर अजीम साहब के किस तरह देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो डोमेस्टिक का दोबारा? देखिए, जो इन्होंने अपना क्लब क्रिकेट के जो आईना जो डोमेस्टिक सिस्टम लाए हैं, इसमें कुछ चीज़ें खट्टी हैं, कुछ मीठी हैं। अब उसमें ये देखें कि खिलाड़ियों का ये मुतालबा था कि उन्हें भी कैटेगरी दी जाए डोमेस्टिक में। ठीक है, आप कैटेगरी सिस्टम ले आए, आपने उनके लिए A+, A, B, C और D कैटेगरी आपने मुतारिफ करा दी। जिस तरीके से आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते थे, उस हिसाब से आप उनको 1.5 लाख से 40,000 तक जो है ना आपने पैसे भी कह दिए कि हम देंगे। फिर आपने 7.76 बिलियन रुपए का अखराजाती बजट रखा, और वो बजट जो है आप कहते हैं कि उसका 71.2% आप क्रिकेटर्स पर खर्च करेंगे। बहुत अच्छी बात है, इस पर चेक एंड बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है। और फिर आपने कहा कि 46% हमने अपने अखराजात क्रिकेट के लिए बढ़ा दिए, 10% यानी 800 मिलियन आपने अपने बजट को कम किया, तो ये भी अच्छी बात है। दूसरा आपने कहा कि जी 1.22 बिलियन रुपीस जो हैं वो आप तरक्याती फंड के लिए आपने अलग से मंजूर किए। ये सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन जो क्लब आइन बनाया जो आपने क्लब का, अच्छा फिर इसके अंदर एक चीज़ और है कि जो मैच फीस में थे उसमें आपने कहीं जाके 10-15 हज़ार रुपये कम भी किए हैं, और उसको आपने ऊपर जाके बैलेंस किया है कि किसी को 1.5 लाख और किसी को कुछ अपने महीने देंगे। पहले सिस्टम ये था लास्ट ईयर के 50,000 रुपये फी प्लेयर्स आप दे रहे थे,
अब मुझे बताएं, मोहसिन के 3 मैच खेलने वाला और 300 मैच खेलने वाला दोनों 50-50 रुपए ले रहे थे। बिल्कुल, तो ये क्या इंसाफ था? ये सामने वाले के इमेज इससे डाउन होता था। तो ये एक अच्छा स्टेप है, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इस पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, मेरिट की बुनियाद पे होना चाहिए। दूसरी एक चीज़ जो ये क्लब क्रिकेट का आइन लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब क्लब यानी कि डोमेस्टिक क्रिकेट मुकम्मल तौर पर हमें एक आखिरी जुमला बोला, क्लब क्रिकेट मुकम्मल तौर पर गैर सियासी होगा, ठीक है, और इसमें गैर सरकारी भी होगा। भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वज़ीर-ए-आज़म के मातहत है, वज़ीर-ए-आज़म सियासी जमात के चेयरमैन है, एहसान मानी उनके मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं, लिहाजा एहसान मानी साहब तो खुद सियासी भी हो गए और सरकारी भी हो गए, और ICC इसको मना करता है। तो ये PCB डोमेस्टिक के नाम पर ICC को बेवकूफ़ बना रहे हैं क्या गैर सियासी करके? PCB को गैर सियासी करो ना, वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात खत्म करें, एहसान मानी साहब को घर भेजें। ठीक है, मैं अतीकुज़्ज़मान साहब अगर आप कोई शॉर्ट कमेंट करना चाहें डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में अच्छी है। देखें, पहले ही वसीम खान साहब जब आए थे तो मैंने पढ़ा था, मैं इस सिस्टम के अगेंस्ट था, मगर ये कि जो क्वालिटी क्रिकेट देखी है लास्ट ईयर, उससे क्रिकेट काफी बेहतर हुई है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतीकुज़्ज़मान साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया। असगर अजीम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और हमें उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाजरीन को आज का हमारा शो पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ सैयद मोहसिन मेहदी और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे एक बार फिर कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।